गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे गौंड जनजाति की। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करते हैं गौंड के भोजन से। गौंड जो है ये लोग चावल, मोटा अनाज जिसमें कि मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि शामिल हैं, खाते हैं। साथ ही ये लोग जंगली कंदमूल, फल फूल, पशुओं का मांस, मछली आदि भी भोजन पदार्थ के रूप में ये लोग ग्रहण करते हैं। चावल और कुटकी का प्रयोग ये लोग सर्वाधिक रूप से करते हैं और सभी गौंड जो है ये गाय का मांस नहीं खाते हैं। सभी वर्ग के गौंड जो है वो पत्तों पर भोजन करने की इन लोगों में परंपरा है और ये लोग महुआ और चावल की बनाई हुई शराब भी पीते हैं, जिसका प्रयोग ये लोग उत्सव के अवसर पर सर्वाधिक रूप से करते हैं। और टेंगू और चर के फल ये लोग जंगलों में बहुत अधिक यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा ये लोग आम, आंवला, जामुन जो है आदि का भी खाते हैं, वो इनके क्षेत्रों में मिलती हैं। कंदमूल जो है वो इनका बहुत ही प्रिय खाद्य पदार्थ है और जंगली जड़ी बूटियों, फल फूलों को पास के बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी ये लोग जो है वो प्राप्त करते हैं। व्यवसाय की अगर हम बात करें, यानी कि आर्थिक क्रियाएं ये लोग कौन कौन सी करते हैं, तो गौंड लोग जो है ये आत्मनिर्भर होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो झूम कृषि, आखेट और मछली पकड़ना है। कुछ लोग टोकरी, रस्सी बनाने आदि का भी निर्माण करते हैं और बाजार में उसे बेचते हैं। अब अगर हम इनकी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की बात करें एक एक करके, तो कृषि जो है ये लोग मुख्य रूप से इनका व्यवसाय जो है वो कृषि है और ये लोग स्थानांतरणशील और स्थायी दोनों प्रकार की खेती करते हैं। इनकी खेती जो है वो दो प्रकार की करते हैं ये लोग, दिपा कृषि और पेंडा कृषि। दीपा कृषि जो है वो स्थानांतरणशील कृषि है और कृषि करने के बाद ये लोग देवी माता और जंगल के अन्य देवताओं को ये लोग पशु की बलि भी चढ़ाते हैं। पेंडा कृषि जो है ये पहाड़ी भागों में, यानी कि बस्तर के ढाल पर ये लोग सीढ़ीदार खेत बनाकर करते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार की कृषि में ये समानता होती है कि प्रत्येक फसल को उगाने के बाद भूमि को ये लोग 2 से 3 वर्षों के लिए परती छोड़ देते हैं और खेती में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए ढाल के जो निचले भाग होते हैं उनमें लकड़ी के लट्ठे रख देते हैं, जिससे कि बहता हुआ जल मिट्टी में ही रुक जाता है। भूमि गोदने हेतु ये लोग लोहे की कुदाली और फावड़े जैसे औजारों का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इनके पशुपालन की बात करें तो ये लोग सुअर और मुर्गी पालते हैं। ये लोग दूध दही के लिए गाय को भी पालते हैं और रावत वर्ग जो है इनका प्रमुख पेशा ही पशुपालन है। अब मत्स्य पालन देखें अगर हम गौंड का, तो बस्तर के सभी जनजातियां जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में मछली पालन करती हैं। कुरुख वर्ग जो है वो मत्स्य पालन को स्थायी पेशा इन लोगों ने बना लिया है और ये लोग कृषि नहीं करते, इसलिए मारिया वर्ग से पूरी तरह से ये लोग भिन्न हैं। मत्स्य पालन करने वाले अन्य वर्ग जो है वो कुरुख, केवट, छियर, धीमर आदि वर्ग के गौंड हैं। ये लोग साथ ही वनों से उपजे भी इकट्ठा करते हैं, जिसमें कि शहद, चिरौंजी, सेमल की रुई, हार सिंगार, गूलर, अमलतास, महुआ आदि के फल फूल और तेंदू पत्ते को भी ये लोग जंगलों से इकट्ठा करते हैं। कुछ गौंड जो है ये कुटीर उद्योग भी करने लगे हैं और इसमें प्रत्येक गांव या 2-3 गांव के लिए एक लोहार होता है, जो कि खेती के लिए साधारण औजारों का निर्माण करता है, आखेट के लिए औजारों का निर्माण करता है। अरीसी वर्ग जो है ये हाथ करघों से कपड़ा बनाते हैं और कुणाल वर्ग जो है ये टोकरियां बनाने का काम मुख्य रूप से करते हैं। अब अगर हम इन गौंड के औजार और उपकरणों की बात करें, तो स्थानीय लोहार जो है वो कृषि के हलों की फलियां, फसल निराने के खुरपे, सिंचाई के फावड़े, फसल काटने की दराती, कुल्हाड़ी, आखेट करने के तीर के सिरे बनाते हैं और पशुओं के शिकार के लिए धनुष, बाण, कुल्हाड़ी, बांस के डंडे आदि का ये लोग प्रयोग करते हैं। ये लोग लोहे के चाकू का भी प्रयोग घरेलू कार्यों में करते हैं और अन्य उपकरण जो है इनके वो हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि हैं, जिनका प्रयोग ये लोग कृषि कार्यों में करते हैं। श्रम मजदूरी और कबाड़ी प्रथा का इन लोगों में प्रचलन है। इसमें मजदूरी के बदले प्राय अनाज
और कुछ रुपया ये लोग देते हैं। खेती में ये लोग जो नौकरी करते हैं वो कभी कभी दासता का रूप ले लेती है, यानी कि दास के रूप में इन लोगों को लिया जाने लगता है। बड़े कृषक के पास नौकर मजदूर होते हैं जो जन्म भर एक किसान की नौकरी करते हैं। कबाड़ी और मजदूर प्रथा में क्या होता है कि जब कोई मजदूर अपनी बेटी के विवाह के लिए या गांव पंचायत को जुर्माना देता है तो वह कुछ रुपया कर्ज दे लेता है, और ये कर्ज वो मतलब चुकाने के लिए कृषि सेवा करता है। और इस प्रथा को कबाड़ी या मजदूर प्रथा कहते हैं। जब कोई कबाड़ी मरते समय तक अपने स्वामी किसान का कर्ज नहीं चुका पाता है तो वो उस ऋण का भार जो है वो उसके बेटे के कंधों पे आ जाता है, और उसका बेटा जीवन भर कबाड़ी रहकर अपने स्वामी कृषक की सेवा करता है। अब अगर हम इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो गौंड में पितृ प्रधान समाज होता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है वो पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा होता है, जिसमें पुत्री का कोई हिस्सा नहीं होता है। गौंड में जातीय स्तर पर श्रम विभाजन भी पाया जाता है। राजगौंड जो है वो सर्वोच्च गौंड उपजाति है जो कि खेती करती है और समाज के अगुवा होते हैं। ये लोग, मैंने बताया, ये लोग भूस्वामी और जमींदार होते हैं। लोहार, घसिया, चरवाहा, ओझा, सेवा जातियां हैं जो कि राजगौंड और बड़े कृषकों की ये लोग सेवा करते हैं। अगर हम गौंड के विवाह प्रथा देखें तो ये लोग सामान्य रूप से इन लोगों में एक ही विवाह का प्रचलन है, किंतु धनी लोग जो होते हैं या राजगौंड जो होते हैं वो एक से अधिक विवाह भी कर लेते हैं। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है, यानी कि छोटे भाई को बड़े भाई की विधवा के साथ विवाह करना पड़ता है। पेठू विवाह पेड़ू विवाह जो है, पेड़ू विवाह में लड़के को अपनी मनपसंद की लड़की से शादी हेतु उसके पिता के घर 2 से 5 वर्ष तक कामकाज करना पड़ता है। इन लोगों में सेवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, मकली विवाह आदि का भी प्रचलन है। लड़का शादी के बाद अपने ससुर के घर रहता है तो उसे चरघिया कहते हैं। इन लोगों के परिवार की इकाई जो है वो भाई बंद है, और विवाह के विच्छेद करने का यानी कि विवाह तोड़ने का अधिकार जो है वो पुरुष को ही होता है। बच्चों के ऊपर पिता का अधिकार रहता है। गांव का मुखिया पटेल कहलाता है और गांव का कोतवाल जो होता है वो चौकीदार कहलाता है। अब जो गौंड लोग हैं इनमें कुछ सामाजिक समुदाय हैं, सामुदायिक संस्थाएं हैं जिनकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले है बाड़ा। गांव के पटेल या मालगुजार का जो घर होता है वो बाड़ा कहलाता है। यह गांव के मध्य में स्थित होता है जहां गांव की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। यह अधिक बड़ा और सुंदर घर होता है। यहाँ गांव के बड़े और बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो गांव की समस्याओं पर विचार करने हेतु एकत्रित होते हैं। गुरी जो है ये गांव का सामुदायिक भवन होता है जिसका निर्माण गांव के सभी लोगों के सामूहिक सहयोग द्वारा किया जाता है। यहाँ मनोरंजन कार्यक्रमों का संपादन किया जाता है। फिर गोतुल जो है यानी कि घोटाल जो है ये युवा गृह होता है और अविवाहित युवक युवतियां यहाँ रहते हैं। मुरिया इसे घोतुल या गोटुल भी कहते हैं। भूरिया व मुंडा इसे रंगमंच भी कहते हैं। गौंड लोगों का अगर हम स्वभाव की बात करें तो ये लोग असभ्य, वनवासी, अनपढ़ हैं, किंतु ईमानदार और सच्चे साहसी हैं। अंधविश्वास और धर्म भीरू हैं। ये लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे कि सूर्य, नारायण, बड़ा देव, ठाकुर देव, माता आदि। इन लोगों का जादू टोने, भूत प्रेत, मृतात्मा में भी विश्वास है। ये लोग भेड़ बकरियों की बलि देते हैं और फसलों को बोते समय और उगते बढ़ते काटते समय ये लोग देवी देवताओं की पशु बलि देते हैं। ये लोग नृत्य संगीत के प्रेमी होते हैं और मदिरा पान भी करते हैं। आज अगर हम इनका विकास की बात करें या वर्तमान शिक्षा का जो इन लोगों पे प्रभाव पड़ा है तो आज बहुत बड़ी संख्या में गौंड जो है ये कोयले, लोहा अयस्क, मैग्नीज की खानों में काम करने लगे हैं। भिलाई इस्पात केंद्र और अन्य औद्योगिक नगरों में भी ये लोग श्रमिकों के रूप में जाते हैं। यातायात साधनों के विकास से नगरों से इन लोगों का संपर्क हो गया है जिससे कि इनके जीवन स्तर में परिवर्तन आया है। गौंड लोग वर्तमान में समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और इनका आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। कबाड़ी प्रथा जो है उसको लगभग बंद करने का प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
इस प्रकार हमारा ये जो गौण टॉपिक है, गौण जनजाति का, ये पूरा होता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।